Assalamu alaikum. This is Professor Mutibla back with new video lecture. That's part 2 of the basics of the genetics. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी basic idea of the DNA and the transformation of DNA and protein into chromatin and chromosome and the differences between chromatin and chromosome. लेकिन उसी के साथ कुछ keywords और related है like gene, transcription and the translation. इन सब कीवर्ड्स को हम सेपरेट लेक्चर्स में विद इन द डोमेन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर एक कीवर्ड को कोरिलेट करेंगे, उसके रिलेशन को जानने की कोशिश करेंगे विद द अदर कीवर्ड, दैट हाउ द प्रोसेसेस दे इवॉल्व और किस तरह हेल्प आउट करते हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शंस. सो जब हम जीन की बात करते हैं, बेसिकली जीन हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री, यानी पहले पहल जब बात शुरू की गई थी, जिनको पहले एलिमेंटल का नाम दिया गया, देन वी कॉल्ड इट एज फैक्टर, और फिर 1900 ऑनवर्ड्स इट वाज नेम्ड एज द जीन. जीन इज रिस्पॉन्सिबल, यानी इसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि यही वो फैक्टर है, एलिमेंट है जो ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन के करेक्टर्स को दूसरे जनरेशन्स में. लेकिन द क्वेश्चन arises in our mind that where this gene is found, yeah, what are some of the definitions of a gene. जब जीन की हम बात करते हैं, so first of all it is called as that it is sequence या set of three nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स हमने बात की थी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, जो बेसिकली डीएनए में विद इन द सीक्वेंस डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं. इसी तरह जो जीन है इसको नाम दिया जाता है या डिफाइन किया जाता है कि जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यानी इसमें एक मैसेज होता है जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के ज़रिए जाता है राइबोसोम्स तक और फिर वहाँ पर सिंथेसिस होती है प्रोटीन की थ्रू कोडोन, जो एक सबसेट होता है, और फिर एंटी कोडोन के ज़रिए ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये सारा मैकेनिज़्म जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल से. इसी तरह जीन की जब हम बात करते हैं, सो डीएनए इज दीज न्यूक्लियोटाइड्स, सो तीन के सेट को हम नाम देंगे कि फॉर एग्जांपल दिस इज जीन एक्स. हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक फर्जी एग्जांपल है. अब ये जीन एक्स जो है यानी जो एचजीपी या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने बात की थी, मतलब अराउंड 2004 ये कंप्लीट हुआ था. पूरे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी, तो उसमें ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ह्यूमन की जो जीनोम है वो अराउंड 25,000 टिल 28,000 जीन से जो है वो टोटल कंपोज हुआ है या इसमें मौजूद होते हैं. सो दिस जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आइज. अब ये जो जीन एक्स है, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, दिस इज द डीएनए सीक्वेंस. अब ये जीन एक्स क्या करता है कि किस तरह ये ट्रांसक्राइब होगा या किसी भी प्रोसेस में इसकी जो ट्रांसलेशन है या ये किस तरह अपने आप को वाज़ेह करता है. अब डीएनए कहाँ पर मौजूद होता है यूकैरियोट्स में? इट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वेयर इज इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो न्यूक्लियस. तो उसमें डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियड जो एरिया है उसमें पाया जाता है. डीएनए एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्राइब करता है खुद को फ्रॉम डबल स्ट्रैंड टू सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जिसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए. अब ये जो मैसेंजर वर्ड है, इट मीन्स पैगाम रसा, कि ये डीएनए का जो पैगाम है वो लेके जाएगा राइबोसोम्स तक और वहाँ पर इसको ट्रांसलेट करेगा. जो भी पैगाम है इनटू द नेक्स्ट जनरेशन वो इसी को ट्रांसलेट करेगा. DNA is double stranded where RNA is a single stranded molecule. So the messenger RNA, इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, केप आ जाती है, इसमें टेल आ जाती है,
और इन सब प्रोसेसेस के बाद ये मैसेंजर आरएनए ट्रेवल करता है साइटोप्लाज्म है बोथ इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स टू द साइट that is responsible for protein synthesis that's called as the ribosome. अब जब ये मैसेंजर आरएनए आ जाता है मैसेंजर आरएनए के साथ हेल्प आउट करता है राइबोसोमल आरएनए एंड दी ट्रांसफर आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी ये जॉब है कि उसने विद इन द साइटोप्लाज्म जितने भी वहाँ पर यानी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको कलेक्ट करना होता है और राइबोसोम के साइट तक लेकर आना होता है इसी के साथ राइबोसोमल आरएनए विद राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि राइबोसोम की सिंथेसिस करे जो दो सब यूनिट्स होते हैं स्मॉल और लार्ज उसकी सिंथेसिस करते हैं तो ये मैसेंजर आरएनए आके राइबोसोम जो कि दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है यानी एक स्मॉल और एक लार्ज सब यूनिट और यहाँ पर बीच में आके इनके सेंटर में यहाँ पर बिल्कुल अपनी अटैचमेंट कर लेता है तो यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस जिसके ज़रिए मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करता है उस मैसेज को जो डीएनए ने उसे फराम किया था विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट्स तो जब प्रोटीन बन जाते हैं वो जीन खुद को ट्रांसक्राइब कर लेता है जिस तरह हमने बात की कि जीन इज सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स प्रोटीन्स फिर दो तरह के होते हैं एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रोटीन्स की डिफरेंसेस यही है बाय देयर नोमेनक्लेचर कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन स्ट्रक्चर को हेल्प आउट करता है बनाने में और जो फंक्शनल प्रोटीन है लाइक वी हैव द हार्मोन्स द एंजाइम्स और इसी तरह एंटीबॉडीज़ है हमारे पास और क्लोटिंग फैक्टर्स है ब्लड में जो बेसिकली फंक्शनल प्रोटीन के तौर पर काम करते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है हमारे पास मसल प्रोटीन्स है और इसी तरह बाकी जितने भी प्रोटीन्स है वो हेल्प आउट करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चरल रोल में अगर हम इसको डेप्थ में देखेंगे द रोल ऑफ प्रोटीन एंड इट्स सिंथेसिस फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स तो ये बेहतर तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे सो इट इज़ द पार्ट टू ऑफ द बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स जिसमें हमने बात की जीन के बेसिक आइडिया के बारे में इसकी कुछ हिस्ट्री हमने बात की लेकिन इसकी हिस्ट्री हम अगेन मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर जीन को रिलेट किया डीएनए के साथ और डीएनए का जो प्रोसेस है यानी डीएनए से पैगाम किस तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल करता है हाउ इट ट्रेवल्स तो उसी के थ्रू मैसेंजर आरएनए द प्रोटीन दिस होल प्रोसेस जितना भी डीएनए से लेकर प्रोटीन्स तक जितना भी सफ़र है इट इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रल डोगमा ऑफ सेल इस पूरे मैकेनिज्म को जो दो स्टेप्स में डिवाइडेड है इसको सेंट्रल डोगमा ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है जिसमें दो प्रोसेसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन मींस द सिंथेसिस ऑफ डीएनए सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए और फिर ट्रांसलेशन दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए जो कि साइटोप्लाज्म में ये परफॉर्म होता है विद हेल्प ऑफ राइबोसोम्स और इसी के साथ दो और आरएनएस है like the ribosomal RNA along with the transfer RNA और इसी के साथ कुछ फैक्टर्स है एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं और ये पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल से हम देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में जितने भी कुछ कीवर्ड्स हमने यहाँ पर देख लिए और कुछ कीवर्ड्स जो है वो इन्हीं टॉपिक के साथ रिलेटेड है लाइक द मेंडेलियन जेनेटिक्स और ट्रांसक्रिप्शन के साथ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स का जो प्रोसेस है वो स्मूथली रन करता है और इसमें हम सेल डिवीज़न को भी देखने की कोशिश करेंगे जहाँ पर प्रूफ रीडिंग होती है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान और सेल जो है वो एक ऐसे
स्मूथली रन करता है कि वो किसी भी बीमारी का बायस नहीं बनता until there is any mutation or any factor that is responsible for the cause of mutation. So thank you. It was all about the basics of the genetics.